हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो पेपर कोड है 822 CB। इस पेपर का बहुविकल्पी प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए गए हैं। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। केवल इसमें से आप लोगों को 5 हल करना है। 6 क्वेश्चन दिया है, इसमें से 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा का ए नंबर सॉल्व करेंगे। देखिए, दिया है द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले इसका शून्य ज्ञात करेंगे। 3x² - x - 4। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 3 12 होगा। 12 का फैक्टर बनाएंगे कि माइनस है तो घटाकर यहाँ पर 1 है तो 1 आना चाहिए घटाकर। तो इसको हल कर लेते हैं। 3x² माइनस 3x, तो ये प्लस हो जाएगा और माइनस 4x और माइनस 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3x कॉमन हो जाएगा और ये x प्लस 3x कम 3x और माइनस यहाँ पर 4 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर होगा x प्लस 1। अब यहाँ पर x प्लस 1 कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे x प्लस 1 और इसमें आ जाएगा 3x माइनस 4। ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कि 3x² माइनस x माइनस 4 का मान 0 होगा जब x प्लस 1 बराबर 0 है। तो x बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो -1, या यहाँ पर लिखेंगे या जब 3x माइनस 4 बराबर 0 हो तो 3x बराबर, ये इधर जाएगा तो -4 है तो +4 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 4/3। यानी x के 2 शून्य आगे x -1 और x एक शून्य है 4/3, तो x के 2 शून्य हो गए। अब इसकी जांच कर देते हैं। देखिए, जांच लिखेंगे, यहाँ पर कर दे रहे हैं जांच। देखिए, जांच में लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग कर लेते हैं तो -1 प्लस 4/3। इसको जब एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये आएगा -3 प्लस 4/3, तो ये हो जाएगा 1/3। अब देखिए, यहाँ पर लिखेंगे कि 1 किसका गुणांक है, तो देखिए
एक यहाँ पर है तो x का गुणांक है, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, माइनस और माइनस 1 बट्टे में 3। अब देखिए माइनस और माइनस, ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। और माइनस 1 किसका गुणांक है, तो माइनस 1 यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो माइनस 1 किसका गुणांक है, तो x का गुणांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ये माइनस रह जाएगा, और माइनस 1 जो है x का गुणांक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x का गुणांक बट्टे में 3 किसका गुणांक है, देखिए 3 एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतना करना है। देखिए ये सूत्र होता है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यही इतना ही लाना था। अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं। माइनस 1 गुणे 4/3, तो यहाँ पर लिखते हैं -4 बटे में 3। अब देखिए -4 किसका गुणांक है, तो इसमें तो x नहीं लगा है, मतलब ये जिसमें x नहीं लगा रहता है वो अचर पद होता है। तो ये हो जाएगा अचर पद बटे में 3 किसका गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये इतना जांच में लिखना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा का बी, देखिए दिया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए दूसरी संख्या पहली को मान लिए हैं x, दोनों का योग कितना है 27, तो 27 में से x को घटा देंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 27 माइनस x। अब बोला है और गुणनफल 182 है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणा करेंगे तो 182 के बराबर आएगा। तो x 27 माइनस x बराबर 182। 27 का इसमें गुणा करेंगे, x का गुणा करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 182। अब इन सभी को उधर करेंगे, तो ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस 27 एक्स हो जाएगा और प्लस 182 और बराबर, इधर बराबर 0 होना चाहिए लेकिन हम इधर लिख देते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका फैक्टर कर देते हैं। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 27 लाना है और जोड़ कर लाना है, और 182 का फैक्टर करने पर 182 का फैक्टर करेंगे और प्लस है तो जोड़कर 27 लाना है। इस प्रकार से इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा यहाँ पर देखिए 13x और माइनस 14x प्लस 182 बराबर ये 0 हो गया। जब जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। अब यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा x माइनस ये 13 हो गया, और यहाँ पर माइनस 14 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस माइनस माइनस 14 एकम 14, 14 3 42, ये 0 हो गया।
इसमें जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 और ये हो गया x माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 13 बराबर 0 हो तो x बराबर 13 होगा। अब फिर लिखेंगे यदि, एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे। यदि x माइनस 14 बराबर 0 हो तो x बराबर प्लस 14 होगा। तो x का 2 मान आ गया, x बराबर 13, x बराबर 14। तो यहाँ से अब संख्या निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या। देखिए अब यहाँ पर यदि पहली संख्या 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या 14 होगा। पहली संख्या को 14 लेंगे तो दूसरी संख्या 13 आएगी। तो पहली संख्या बराबर x है 13 होगा। तो दूसरी संख्या 27 में से 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। या पहली संख्या को 14 ले लेंगे तो दूसरी संख्या 13 आ जाएगी, तो वो भी सही है। यानी कि पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14, या लिख सकते हैं पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करना था, तो पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा का सी है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये इसको सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सी नंबर देखते हैं क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए एक फिगर बनाएंगे। जो मान लीजिए वृत्त हो गया। अब इस पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। मान लीजिए कि ये स्पर्श रेखा है। अब स्पर्श बिंदु मान लेते हैं ये P है, और P से केंद्र पर मान लीजिए ये केंद्र है, और स्पर्श रेखा A और B मान लेते हैं कि स्पर्श रेखा A और B है, और जो बिंदु P है वह स्पर्श बिंदु है। केंद्र से इस पर लंब खींच दिए, और यही सिद्ध करना है कि केंद्र से इस पर लंब होता है। यही सिद्ध करना है, लंब होता है। अब देखिए इसको सिद्ध करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है, पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। दिया है, क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है एक वृत्त, जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। ठीक। अब लिखेंगे रेखा AB, बिंदु P पर, रेखा AB बिंदु P पर
वृत्त को स्पर्श करती है या स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है देखिए, यहाँ पर दूसरा पेन से लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है और उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि OP जो है AB पर लंब है। पहले एक रचना कर लेते हैं, रचना लिखेंगे, रचना ये करना है कि AB पर कोई बिंदु Q ले लेते हैं और OQ को मिला देते हैं, ऐसे मिला दीजिए, ये OQ को मिला देते हैं। तो यही रचना में लिखना है, स्पर्श रेखा AB पर एक अन्य बिंदु Q लिया और OQ को मिलाया। तो यही लिख देते हैं कि स्पर्श रेखा AB, स्पर्श रेखा AB पर एक अन्य बिंदु Q लिया और O व Q को मिलाया। चलिए अब उत्पत्ति लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति में अब देखिए क्या लिखना है। एक बात ये समझ लीजिए कि अगर कोई रेखा है, अगर ये मान लीजिए कि ये रेखा है और इस रेखा के या इस रेखा पर बिंदु नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं पर हो बिंदु, मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पर ले लें या कहीं पर भी ले सकते हैं, इस रेखा पर नहीं होना चाहिए। तो इस बिंदु से इस रेखा के किसी बिंदु की दूरी अगर मापें तो सबसे दूरी इन रेखाओं में जो सबसे जिसका दूरी कम होगा, जिसका इस बिंदु से और इस बिंदु के पॉइंट के बीच में रेखाओं की तुलना करें तो जो सबसे छोटी दूरी होगी उस वही रेखा इस पर लंब होती है। यहाँ पर ये दिखाना है कि OQ जो है OP से बड़ा है। तो अब इसमें लिखेंगे, देखिए अगर यहाँ पर ये मान ले, इस बिंदु को कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये R है। तो यहाँ पर देखें तो OP जो है OP OR के बराबर होगा, OR के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, क्योंकि ये वृत्त की एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होगा। अब यहाँ पर देखें तो OR जो है OR OR यहाँ से यहाँ तक OR हो गया और यहाँ से यहाँ तक OQ हो गया। तो OR OQ से छोटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे OR OQ से छोटा है। देख लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी में ओ क्यू बड़ा है, तो ओ आर छोटा है ओ क्यू से। अब ओ आर देखिए त्रिज्या है और ओपी भी त्रिज्या है, तो ओ आर बराबर ओपी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ओपी छोटा है ओ क्यू से, ओ क्यू से ये छोटा है, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि ओपी स्पर्श रेखा ए बी पर सबसे छोटी दूरी है, इसलिए ओपी लंब होगा ए बी पर। यही बस इतना प्रूव करना था। अब यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम प्रूव्ड। देख लीजिए एक बार ध्यान से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा का डी नंबर देखते हैं। इसको भी सॉल्व भी प्रूव भी करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए आइए इसको सिद्ध करते हैं। दो त्रिभुज बना लेते हैं। दो त्रिभुज बना लीजिए। एक मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। और एक और त्रिभुज बना लेते हैं। एक और त्रिभुज बना लीजिए। मान लीजिए एक त्रिभुज ये हो गया, इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ, नाम दे दीजिए। अब इसमें लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है दो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ, दो त्रिभुज दिया है। अब इस त्रिभुज में बोला है कि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, यानी कोण ए जो है डी के बराबर हो। ए जो है डी के बराबर है, बी जो है बी वो ई के बराबर है और जो सी है वो एफ के बराबर है। तो कोण सी कोण एफ के बराबर है। ये इतना दिया है। तो सिद्ध करना है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी, यानी कि ए बी जो होगा डी ई, ए बी का अनुपात डी ई से, अब बी सी का अनुपात ई एफ से बराबर होगा ए सी का अनुपात डी एफ से। ये सिद्ध करना है। चलिए देखिए, अब इसमें सबसे पहले रचना कर लेते हैं। रचना करेंगे। क्या लिखेंगे? त्रिभुज डी ई एफ में डी ई बराबर डी ई एफ में अब यहां से एक इसे रेखा काटते हैं।
तो रेखा इस प्रकार से काटेंगे, ये ऐसे नहीं, इसको हटा दीजिए। देखिए रचना करेंगे कि डी ई एफ में यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए पी क्यू। तो डी ई एफ में डी पी बराबर है ए बी, डी पी ए बी के बराबर है, और डी क्यू ए सी के बराबर है। काटा, यानी कि डी पी ए बी के बराबर और डी क्यू ए सी के बराबर काटा, और पी व क्यू को मिलाया। इतना लिखना है। अब यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति लिखेंगे, और उपपत्ति में हमको देखिए क्या सिद्ध करना है। किसी तरह से हम सिद्ध कर दें कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए। तो जब ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा तो ये संगत कोण हो जाएगा, और संगत कोण जब हो जाएगा तो पी क्यू ई एफ के समानांतर हो जाएगा। जब पी क्यू ई एफ के समानांतर हो जाएगा तो बीपीटी से हम लोग कह सकते हैं कि डी पी बराबर डी ई और डी क्यू बराबर डी एफ, भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो ये माने हैं उस पर पुटअप कर देंगे। तो आइए अभी यहाँ पर लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में बात करें तो ए बी जो है डी पी के बराबर है, ये माने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी बराबर डी पी, ए बी बराबर डी पी, और ए सी बराबर डी क्यू होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये माने हैं, यानी कि इतना रचना से, ये लिखेंगे रचना से, और ये भी लिखेंगे रचना से। अब ये एंगल देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिया है, ए और डी बराबर है। और यहाँ पर अब लिखेंगे एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ये दिया है। तो जब ये सब ए बी डी पी के बराबर हो गया, ए सी डी क्यू के बराबर हो गया, और एंगल ए एंगल डी के बराबर हो गया, तो ये त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम हो गया। ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डी पी क्यू। और जब सर्वांग सम हो गया तो हम जानते हैं बाई सीपीसीटी से कि त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज में त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तो एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर हो जाएगा बाई सीपीसीटी से। अब देखिए ये बी पी के बराबर हो गया, और यहाँ पर देखिए बी ई के बराबर है, बी ई के बराबर है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ई एंगल पी के बराबर होगा। एंगल ई, क्योंकि बी जो बी है दिया है ई के बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बी की जगह पर एंगल ई लिख सकते हैं। तो एंगल ई बराबर एंगल पी। अब यहाँ पर देखिए
एंगल ई एंगल पी के बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया तो संगत कोण से, जब संगत कोण बराबर हो गए तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो ये संगत कोण हो गया, तो अब यहाँ पर लिखेंगे तब पी क्यू समानांतर हो गया ई एफ से, यानी कि पी क्यू ई एफ के समानांतर हो गया। जब पी क्यू ई एफ के समानांतर हो गया तो बीपीटी से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, बीपीटी से कि डीपी बट्टे में डीई वाला लेते हैं। एक डीपी बट्टे में, यहाँ पर देखिए, एक होता है डीपी बट्टे में पीई और एक होता है डीपी बट्टे में डीई। तो यहाँ पर पूरा वाला लेते हैं, डीपी बट्टे में डीई और डीक्यू बट्टे में डीएफ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डीपी बट्टे में डीई बराबर डी क्यू बट्टे में डी एफ। अब यहाँ पर देखिए, डीपी का मान कितना है ए बी, डी क्यू का मान कितना है ए सी। तो यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो डीपी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी बट्टे में डीई बराबर डी क्यू के जगह पर लिखेंगे ए सी बट्टे में डी एफ। अब यहाँ पर देखिए, अब लिखेंगे इसी प्रकार। अब समझिए, अब ये यहाँ पर इन दोनों भुजाओं के बीच में लिए हैं, इन दोनों भुजा के बराबर यहाँ से काटे हैं। अब उसी तरह से इस भुजा के बराबर और इस भुजा के बराबर यहाँ से हम लोग काटेंगे तो ऐसे बनेगा। जब ऐसे बनेगा तो उसको भी प्रूव करेंगे और बीपीटी लगाएंगे। जब बीपीटी लगाएंगे तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम एक सिद्ध कर दिए हैं, तो इस अब लिख दिए हैं इसी प्रकार से, जैसे ये सिद्ध किए हैं उसी प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए सी बट्टे में डी एफ, ए बी बट्टे में डी ई भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से सिद्ध कर सकते हैं यहाँ से। तो ए सी बट्टे में डी एफ बराबर होगा, कहाँ है देखिए, ए सी बट्टे में डी एफ, ये है डी एफ। अब लिखेंगे बी सी, लिखेंगे यहाँ पर बी सी बट्टे में ई एफ। अब यहाँ से देखें, इन दोनों समीकरण से देखें तो ए बी बट्टे डी ई बराबर ए सी बट्टे में डी एफ, ए सी बट्टे में डी एफ बी सी बट्टे में ई एफ, यानी ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। तो ये आपस में तीनों बराबर हो जाएंगे। तो अब लिखेंगे अतः ए बी बट्टे में डी ई बराबर होगा ए सी बट्टे में डी एफ बराबर होगा बी सी बट्टे में ई एफ, या इसको बीच में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर बीच में लिखा गया है तो बीच में भी लिख सकते हैं। तो इतना ही सिद्ध करना था, इसको लिख देंगे प्रूव्ड। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं किस नियम से ये बराबर हुआ है, तो साइड एंगल साइड से ये सर्वांग सम हुआ है, साइड एंगल साइड से ये सर्वांग सम हुआ है। और यहाँ पर लिख देंगे बीपीटी से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ये लिखे हैं और इसके बाद ये सिद्ध हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए हुए बंटन सारणी एक कक्षा के विद्यार्थी के भार दर्शा रही है। विद्यार्थी का माध्यिका भार ज्ञात कीजिए। माध्यिका भार ज्ञात करना है, इसको आइए सॉल्व करते हैं। ये सारणी दे दिया है, तो यहाँ पर देखिए हम पहले से बना दिए हैं। भार किलोग्राम में विद्यार्थियों की संख्या दिया है। अब माध्यिका निकालना है, तो इसमें हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। पहले संचयी
बारंबारता, संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। इसके बाद सूत्र लगाएंगे और सूत्र पर जो मान आएगा उस मान को पुट अप करेंगे। उसको बराबर कर दीजिए। देखिए संचयी बारंबारता ये 2 है तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13 होगा। 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 होगा। 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 होगा। 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 होगा और 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 होगा। ये संचयी बारंबारता हो गया। अब देखिए इनका योग करेंगे तो जो n का मान आएगा, जो n आएगा, इनका योग ये 30 के बराबर आएगा, तो ये 30 हो गया। अब इसमें हम लोग n/2 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे n/2 बराबर n का मान है 30, 30/2 होगा और 30 में 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 15। अब चूंकि देखिए 15 संचयी बारंबारता किस में निहित है, तो 19 में निहित है, तो 19 का जो वर्ग अंतराल होगा वो माध्यिका वर्ग होगा। 55 और 60 माध्यिका वर्ग होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे कि 15 संचयी बारंबारता 19 में अंतर्निहित है, 19 में अंतर्निहित है, अतः माध्यिका वर्ग, देखिए माध्यिका वर्ग 55-60 होगा, 55-60 होगा, 55-60 होगा। अब इसमें देखिए 55-60 में जो निम्नतम सीमा है इसका और L का मान होता है, तो L बराबर हो गया 55। और इसमें बात कर लें तो 55-60 जो वर्ग अंतराल आया है उसमें जो बारंबारता है, कितना है बारंबारता 6, तो ये 6 जो होगा वो F का मान होता है, उसके सामने बारंबारता में 6 हो गया, ये 6 बारंबारता में F का मान होता है। और जिसमें ये 15 अंतर्निहित है उसके ऊपर वाला संचयी बारंबारता लेते हैं, तो CF जो होगा वो 13 होगा। देखिए 19 में अंतर्निहित है, उसके साथ उसके ऊपर 13 है तो 13 ले लेंगे, CF हो गया। अब एक मान निकालना है H का। H का मान इन दोनों के बीच का अंतर, तो कितना अंतर है, 5 का अंतर है। अब सूत्र लिखेंगे, देखिए सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर हल कर लेते हैं। माध्यिका बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F होता है और गुणे H होता है। मान रखेंगे इसमें L का मान, देखिए अभी बताए हैं L का मान 55, तो यहाँ पर लिखेंगे 55 और प्लस n/2 का मान कितना आया है 15, तो ये 15 हो गया, माइनस CF कितना आया है तो 13, तो 13 लिखेंगे बटे में F का मान 6 है, देखिए 6 और ऊंचाई 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 55 प्लस 15 माइनस 13 2 होगा, 2 बटे में 6 और गुणे 5 हो गया। अब ये हो गया 55
प्लस इसको कटा देंगे तो 2 3 6 यानी कि, और इसका गुणा करेंगे तो 5/3 ये हो जाएगा। अब जब इसको हल करेंगे 55 प्लस 5 में 3 से भाग करेंगे तो 3 एक कम 3, 2 बचेगा, 3 छक 18, 3 छक 18 ऐसे रिपीट करेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 56.66 यही माध्यिका आएगा, यही आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये ई था शायद, ई क्वेश्चन नंबर दूसरा का ई नंबर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या तिरछा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा का एफ, सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें लाल कंचों की संख्या लिख लेंगे। लाल कंचों की संख्या कितना है, तो 5 है। और सफेद कंचों की संख्या 8 होगा। और हरे कंचों की संख्या कितना, 4 है। अब कुल कंचों की संख्या निकाल लेते हैं। कुल कंचों की संख्या सबको मिला देंगे, टोटल हो जाएगा कंचों की संख्या 8 5 13, 8 5 13 4 17, कुल कंचों की संख्या 17 हो गया। अब पहला इसमें लिखेंगे, पहला निकालना है लाल होने की प्रायिकता। तो देखिए लाल होने की प्रायिकता जब निकालेंगे, लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो लाल कंचों की संख्या ऊपर लिखेंगे और बट्टे में कुल कंचों की संख्या नीचे लिखेंगे। लाल कितना है, लाल इसमें 5 है तो 5/17 हो जाएगा। ये एक आंसर हो गया पहले का। दूसरा देखिए, दूसरा है कि सफेद है तो सफेद होने की प्रायिकता जब निकालें तो सफेद कंचों की संख्या ऊपर होगा, सफेद कंचों की संख्या बट्टे में कुल कंचों की संख्या नीचे होगा। सफेद कितना है, 8, तो 8 बट्टे में कुल कंचों की संख्या 17, एक ही आंसर ये हो गया। तीसरा देखिए, हरा नहीं है मतलब कि हरा वाला छोड़कर इन दोनों को लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हरा न होने की प्रायिकता, हरा नहीं है होने की प्रायिकता जब निकालेंगे तो इसमें हरा नहीं लेना है। हरा जब नहीं लेना है तो लाल भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है। तो लाल और सफेद कंचों की संख्या बट्टे में कुल कंचों की संख्या। अब देखिए लाल कितना है, तो 5 है। सफेद कितना है, 8 है। बट्टे में कुल संख्या 17 है। तो 8 5 13 बट्टे में ये 17 हो गया, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से
पेपर कोड 822 CB का जो क्वेश्चन नंबर बहुविकल्पी प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए गए हैं। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 जो शेष बचे हुए हैं उनको अगले वीडियो में सॉल्व करवाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।